हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं आपके साथ भुवनेश्वर माथुर। आज हम करने जा रहे हैं 10th की ज्योग्राफी, संसाधन एवं विकास। वीडियो के साथ अगर आप अपनी बुक लेकर बैठते हैं और वीडियो देखते हैं तो जो भी मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ काफ़ी उसकी वैल्यू है। बोर्ड में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। मृदाओं का वर्गीकरण, यानी आज हम मिट्टियों का क्लासिफिकेशन करने की वीडियो तैयार कर रहे हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच यानी ऊंचाइयाँ और नीचाइयाँ हैं। एक तो ये भू आकृतियाँ हैं, कई तरह की जलवायु हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इस वजह से अनेक प्रकार की मृदाएं हमारे देश में, या आप कह लीजिए कि हमारे भौगोलिक परिस्थिति में बहुत तरह की मृदाएं विकसित हुई हैं। तो हमारे यहाँ कई प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि बहुत वर्ष, कई लाखों वर्ष लग जाते हैं एक स्क्वायर सेंटीमीटर मिट्टी बनने में। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसेस है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम जो देख रहे हैं वो मिट्टी कई लाखों सहस्त्रों वर्षों में बनकर आज हमारे सामने आई है। और क्या क्या फैक्टर, अनेक प्रकार, कौन सा है? एक तो नंबर 1 उच्चावच, दूसरा है भू आकृति कैसी है, तीसरा हो गया अपने जलवायु, वनस्पतियां तरह तरह की पाई जाती हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए कई तरह की क्लासेस, कई तरह की हमारे मिट्टियां डेवलप हुई हैं। आइए एक एक को हम देखेंगे। इसमें जलोढ़ मृदा नंबर 1 पर हम इसको कर रहे हैं। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। महत्वपूर्ण तो होने को तो सारी की सारी महत्वपूर्ण है मेरे लिए, लेकिन ये एक कई एंगल पर इसको पाया गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में अगर आप देखेंगे कि उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तरी मैदान कहाँ का हो गया? अब ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, संपूर्ण उत्तरी मैदान। आप अभी बुक लेके अपने एक इसमें अंडरलाइन कीजिए, और मैंने जैसे आपको सजेस्ट किया है एक अलग नोटबुक बना के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस अभी से शुरू कर दीजिए। एक अच्छी कंपनी का एटलस लीजिए, और आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी मैप दिए हुए हैं, उनको देखिए, क्योंकि कम से कम 4 से 6 मार्क्स के मैप आते हैं। और जो आता है क्वेश्चन एक आएगा मैप पर, लेकिन अगर आप अपने आंसर में इंडिया का मैप भी अगर बनाकर आ सकते हैं, उससे हमें पूरे पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन में मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने देखा कि संपूर्ण उत्तरी मैदान, यह मृदाएं कहाँ से निकल रही हैं? यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, ये लाइन को बहुत अच्छी तरह समझिए, हिमालय से निकलने वाली 3 महत्वपूर्ण नदियां। नंबर 1 सिंधु, इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? इंडस। सिंधु आपकी गंगा, सेकंड तीसरी ब्रह्मपुत्र। तो ये ऐसा कैसे हो गया? ये सिंधु, इंडस रिवर तो उधर बह के पानी, उसका काफ़ी सारा जल पाकिस्तान में निकल जाता है। गंगा का हमारे को बिहार और यूपी में मिलता है, ठीक है, बंगाल तक जाता है। ब्रह्मपुत्र 7 सिस्टर्स का आपने नाम सुना होगा, असम, उस इलाके से निकल के ब्रह्मपुत्र आती है। नक्शे में आप देखिए चाइना से बहकर आ रही है। ये लाई गई है, निक्षेपों से बनी है। हमें क्या समझना है? एक तो कौन सा हिमालयन नदियों का तंत्र है, 3 कौन कौन सी महत्वपूर्ण? नंबर 1 सिंधु, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से ये नदियों की मिट्टी बनी है। कौन सी? जलोढ़ मृदा की बात चल रही है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। यही नहीं है, अति प्राचीन काल में आप सोच सकते हैं कि इधर भी उनका फ्लो आया होगा। तो ये मृदाएं कहाँ तक आ गई? राजस्थान गुजरात तक देखी जा सकती हैं। अब ये समझना है अपने को कौन कौन सा इसमें भौगोलिक इलाका हमारा शामिल है। गंगा, ब्रह्मपुत्र आपके असम से याद कीजिए, सिंधु नदी, और इनका असर कहाँ तक देखने में आता है हमको?
राजस्थान, गुजरात तक। अब चलते हैं आगे। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी का इलाका। अब ये नदियां हैं, इनको याद करना अपने को। महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। डेल्टे इन्होंने कर दिया, वैसे इंग्लिश में हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा कैसा होता है आपकी किताब में दिया हुआ है क्या, जहां नदी की रफ्तार पानी के बहने की बहुत कम हो जाती है और नदी वहाँ अपना निक्षेप, डेबरीज, जो ऊपर से लाई गई मिट्टी, बलुआ मिट्टी, पत्थर, ये सब जो इकट्ठे होते रहते हैं ना, तो आप अपने नक्शे में देखेंगे, एक कोई भी अच्छा कंपनी का नक्शा तो आपको उसमें डेल्टा जरूर दिया होगा। तो ये इलाका भी जलोढ़ मृदा से बना है। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की है, जो हम आम बोलचाल में प्रयोग में लेते हैं। और नीचे जो है साउथ में जो नदियां हैं, दक्षिण की महानदी फर्स्ट, सेकंड गोदावरी आपको याद रखनी है, तीसरे नंबर पे कृष्णा नदी याद रखनी है और चौथे पे कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। इनके डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। डेल्टे तो इन्होंने लिख दिया, लेकिन ये डेल्टा होता है, ठीक है। आप देखेंगे ज्योग्राफिकल टर्म है डेल्टा, इसको अपन बोलते हैं। इस स्लाइड में हमें क्या ध्यान रखना है, 3 नदियां ऊपर हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इतना अगर इस तरकीब से आप याद करेंगे और इससे हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों तंत्रों से तो कौन सा बना है, गंगा के प्लेन्स बन गए, और 3 नदियों से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी से डेल्टा से जलोढ़ मृदा, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये इन नदियों की सहायता से बना है। बस अगर हमें ये समझ आ गया, इतनी सी बात है, आप अपनी बुक में इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिए। हमने किसकी बात की है इस स्लाइड में, जलोढ़ मृदा की। मिक्सअप मत कीजिए, या नॉर्थ की बात हुई है, उत्तर की या दक्षिण की बात हुई है। जलोढ़ मृदा का अपने डायग्राम दिया गया है। ये बहुत ही महीन मिट्टी होती है, आप नदी किनारे उठा के भी देख सकते हैं इसको। कृषि कार्यों में बहुत अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मृदा में रेत मिलेगी आपको, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाएंगे। इस मिट्टी में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट नंबर पे आपको पॉइंट मिलेगा, रेत मिलेगी, सिल्ट मिलेगी, मृत्तिका मिलेगी, ठीक है। और इसके रेशियो अलग अलग मिलेंगे, अनुपात। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाएगा। ये एक फिजिकल बात है। जैसे जैसे आप हाइट ऊपर जाएंगे, नदी के मुंह की तरफ जाएंगे, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे नदी, अभिप्राय मेरा ये कि खत्म होने पर आती है, बहुत ही महीन आपको मिट्टी वहां मिलेगी। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, इनको क्या कहते हैं, चो क्षेत्र, और तराई में आमतौर पर पाई जाएगी। ये कहाँ मिलेंगी इस तरह की मिट्टी अपने को, चो क्षेत्र और तराई। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। तो अब अगर हम उनको क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण, तो किससे होगा, कणों के आकार से मिट्टी को, या घटकों के, या इनके अंदर क्या मिला हुआ है, अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। तो ये अपने को समझना है, क्योंकि ऊपर तो बिल्कुल बड़े बड़े आपको ये एक बार तो समझना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूँ। हमने देखा कि तापमान की वजह से चट्टानों में फ्रैक्चर हो गया, चट्टानें टूट गईं। बड़ी बड़ी चट्टानें आपको इमेजिन करना पड़ेगा मेरे साथ कि वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे की तरफ आ रही हैं। अब जब वो नीचे की तरफ लुढ़कते लुढ़कते आती हैं तो समय के साथ साथ टक्कर लग लग के वो, आपने देखा होगा उत्तराखंड अगर साइड आप गए तो गोल गोल पत्थर आपको मिलेंगे। तो धीरे धीरे आके, एक डायग्राम भी है सीबीएसई की किताब में, तो उसमें बताया गया है कि वो धीरे धीरे
बड़े पत्थर थोड़े छोटे, फिर थोड़े और छोटे, छोटे से छोटे, फिर वो महीन मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो जो हम अंत में देख रहे हैं वो ये रिजल्ट है। इसी वजह से ये कह रहे हैं मृदा के कणों का आकार ज्यों ज्यों नदी में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे क्यों तो वो उनके पत्थर बड़े होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे छोटा साइज होगा, शायद आपको दिख जाएगा, अगर यहाँ ये महीन मिट्टी आ गई है ना, ऐसे बना लेते हैं अपन, लेकिन यहाँ आपको बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई दे जाएंगे कि इस साइज के पत्थर भी हैं, है ना। ये इमेजिनेशन है। फिर यहाँ ये थोड़े छोटे भी हो जाएंगे क्योंकि गिरते हैं ऊपर से, नदी इनको टक्कर मार रही है, बार बार कट रहे हैं, फट रहे हैं, टूट रहे हैं, तो फिर ये और साइज छोटा होता चलेगा इनका। ठीक है। तो ये इमेजिनेशन है। यहाँ आते आते यानी गंगा के प्लेन इलाके में आते आते ये महीन मिट्टी का रूप लेने लगते हैं। और जो मेरे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनको सब मालूम है, नहर के किनारे अगर थोड़ी सी आप मिट्टी उठाएंगे तो कितनी महीन और चिकनी होती है ना। वही अगर मेरे राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो उनको थोड़ा सा ये बातें अटपटी लगेगी, लेकिन जिन्होंने यूपी, बिहार, पंजाब में नहरें देखी हैं वो इस फैक्ट को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। फिर भी कोशिश करते हैं राजस्थान में अच्छी बारिश हो। ठीक है, आइए। इसमें हम देखेंगे मृदा के मुख्य प्रकार। तो ये आपने पहले हमारा काम क्या है, ये इसको हम कहते हैं स्केल, है ना। इसके हिसाब से अपने को समझना है कि इसमें क्या हमको दिखाया गया है। पर्वत और वन हमने कैसे दिखाए, हरे कलर में। जलोढ़ मिट्टी हमने थोड़ी ये अलग सा कलर है इसमें दिखाई है। लाल और पीली मिट्टी हमने इस तरह से दिखाई है। काली मिट्टी बड़े काम की है, यूँ तो सारी मिट्टी बहुत काम की है। लेटराइट हमने इस कलर में शो की हुई है। और ड्राई मिट्टी हमने यानी शुष्क, तो शुष्क आपको कहाँ नजर आ रही है, अगर मैं कहूँगे 1 2 3 4 5 6 तो 6 नंबर ये हो गया, ये आपका थार रेगिस्तान हो गया। पर्वत और वन नंबर 1 यहाँ दिखाई दे रही है। जलोढ़ मिट्टी ये कलर कहाँ मैच हो रहा है, ये आपकी पूरी जलोढ़ मिट्टी हो गई। यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, ठीक है, थोड़ा सा उत्तराखंड, ये सारा इलाका आ गया। तो ये आप इस तरह से एक नक्शा तैयार भी करें। और जलोढ़ आपको कहाँ दिखाई दे रही है, अभी हमने बात की, ये कौन सा हो गया, रिवर ब्रह्मपुत्र का इलाका। मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छा दिखाई देगा ये। और ये आप एरो ऐसे बना के अपने पास एक नोटबुक में रख लीजिए। तो ये रिवर ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स है इलाका। हमने कौन कौन सी नदियां देखी हैं, वापस याद कीजिए, वो सारी कुछ तो इधर से निकल रही हैं, इंडस इधर से इधर जा रही है, और बाकी नदियां दो का हमने क्या किया, ये इधर से निकल के चाइना से एक नदी आई है, उसकी वजह से ब्रह्मपुत्र की वजह से ये सारा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। यहाँ कौन सी नदी का असर देखने में आ रहा है इस पूरे इलाके में, हम मान सकते हैं रिवर गंगा। बस इतना इतना भर भी अगर आप याद करेंगे तो हमारा काम होगा। थर्ड नंबर पे है लाल और पीली, ये इस इलाके में फैली हुई है, इस भौगोलिक परिस्थिति में ये है। ब्लैक काली मिट्टी का इलाका ये है, तो मैं थर्ड लिख रहा हूं, यहां भी लिख देता हूं मैं थोड़ा छोटा करके, नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे समझ जाएंगे, 6 है ना। ब्लैक सॉइल हो गई काली वाली, 4 गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा हिस्सा इधर का भी है कर्नाटक, लेकिन मेजर काली मिट्टी हमारे मानी जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, क्योंकि रुई, कॉटन, कपास में इसका बहुत बड़ा रोल है, अभी हम देखेंगे। 5वें नंबर पे हो गई लेटराइट हमारी, और छठी मैंने आपको बताई दी है। तो 5 नंबर का है, जरा ढूंढिए इस कलर में, मैप को अपने पास रखिए, 5th ये रहा। तो इस रीजन में आप देख लीजिए, इस तरह से आपको कलर से मैच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जलोढ़ दूसरे नंबर की हमने यहाँ भी देखी है, मैं नंबर 2 यहाँ लिख रहा हूँ। इसलिए हमको क्या है कि ये वीडियो देखते समय
अपनी किताब में ये मैप जरूर एक बार डिस्कस करें, समझें इसको। पर्वत और वन वाली मिट्टी है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर्वत और वन। जलोढ़ मिट्टी का अपने मैच किया है, ये वाला इलाका है सारा। अब देखिए ये कुछ कह रहे हैं ना कि राजस्थान और गुजरात तक भी ये कुछ कुछ आपको नजर आएगी। तो यही नहीं है कि खाली गंगा तो इधर से बह के इधर निकल गई, इधर भी उसका इम्पैक्ट है, इधर भी उसका अति प्राचीन भौगोलिक वर्षों से असर है। शुष्क का मतलब राजस्थान का थार रेगिस्तान है। अब सारा का सारा रेगिस्तान थार में कन्वर्टेड नहीं है राजस्थान, यहाँ पे भी कई जगह बहुत अच्छी बारहमासी 2 नदियां बहती हैं। राजस्थान की भूगोल आप पढ़ेंगे कभी, ज्योग्राफी कभी बात चलेगी और तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आप इस मैप को बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिए। मैं आपको दोबारा इंस्ट्रक्शन दूंगा कि एक अच्छी कंपनी का क्या लेना है, एटलस। ज्योग्राफी में हमारे मैप आता है लगभग 4 मार्क्स का, ये उसको आपको फिलअप करने में, भरने में भी सहायता करेगा। एटलीस्ट ज्योग्राफी में अपने आंसर्स को सपोर्ट कीजिए डायग्राम से, यानी चित्रों से। अगर जहाँ बन सकता है ज़रूर बनाइए आप डायग्राम, या अगर कोई डाटा आपको याद है, कोई सर्वे की बात याद आती है तो ज़रूर आप बनाइए। डायग्राम में आंसर देते समय डायग्राम अगर याद आ जाता है वो बनाइए। कोई आपको मैप याद आता है तो याद कब आएगा, जब हम एटलस प्लस हमारी बुक जो है 10th CBSE की, उसके डायग्राम्स, उसके मैप प्रैक्टिस करें। मार्केट में आपको ये आउटलाइन मिल जाएगी, मुश्किल से बहुत सस्ता आता है, 1 या 2 रुपये का मिलेगा, ले लीजिए और भर कर देखिए। ठीक है, इसको भरेंगे आप तो खुद को आपको आइडिया रहेगा। और ये 10th ही नहीं, मैं आपको वापस बोलता हूँ, सारे कॉम्पिटिशन्स में ये सारी चीज़ें दोबारा आती हैं। आज से कुछ समय बाद आप ज़रूर बैंक का एग्ज़ाम देंगे, कुछ लोग सिविल सर्विसेज का देंगे, यही सारा आपको दोबारा वो भी लोग भी कहेंगे कि एक बार वापस इनको देखो। तो मैंने आपको इस स्लाइड में क्या बताया, एक अच्छी सी कंपनी का एटलस ज़रूर ले लें। अपने आंसर लिखते समय डायग्राम, ज्योग्राफी है तो ज़रूर बनाएं। कोई डाटा अगर आपको याद है, कहाँ पर कितना रुई होती है, कहाँ कितना कपास होती है, गेहूँ होता है, वो बनाएं। अगर ऐसा है तो मैप की प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं पूरा लिख देता हूँ, मैप क्या करना है आपको, प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले का काम नहीं होता है, ये काम इन दिनों का है ना। बुक में जितने भी डायग्राम, डाटा, मैप दिए हैं, जैसे हम एक एक लाइन कर रहे हैं अंडरलाइन, उसको भी आप देखें। ठीक है, ये 3 काम मैं आपको एटलीस्ट फॉर ज्योग्राफी कहना चाहूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की हैं। अब ये एज के हिसाब से हमने डिफरेंस किया है, क्योंकि दोनों की क्वालिटी आप देखेंगे बदल जाएगी। पुरानी को कहेंगे बांगड़, जलोढ़, ये नाम दिए हुए हैं। और नई आएगी तो नई जलोढ़ को कहेंगे खादर। तो ऐसा नहीं लग रहा कि नई मिट्टी आई है तो अपने साथ खाद लेके आइए। पुरानी बांगड़ हो गई है। बांगर मृदा में कंकड़, ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा हो गई है, होती है। खादर में क्या हो गया, खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो खेती बाड़ी के हिसाब से कौन से काम आएंगे हमारे, महीन कण, वो ज्यादा उत्पादक हो गए। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं, एक ये अंडरलाइन में कर रहा हूं। जलोढ़ मृदाएं टोटल बहुत क्या है, फर्टाइल है, उपजाऊ है। अधिकतर जलोढ़ मृदाओं में क्या मिलेगा, पोटाश। कई जगह पे पोटाश कृषि वैज्ञानिक खेतों में भी डलवाते हैं। और पोटाश राजस्थान में 10,000 टन का भंडार मिला है।
अभी कुछ महीनों पहले। तो राजस्थान में इतनी पोटाश पाई जा रही है कि पूरे वर्ल्ड को हम सप्लाई कर सकते हैं। 10,000 टन का भंडार पाया गया है पोटाश का, ठीक है, ध्यान रखें। और क्या होगा, अधिकतर जलोढ़ मृदाओं में पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। तो इतनी मिनरल्स इसके अंदर है। क्या क्या मिल रहा है, पोटाश मिल रही है, फास्फोरस, चूना। तो कई कृषि वैज्ञानिक तो जब इलाज करते हैं तो जिप्सम भी खेतों में डलवाई जाती है। हमें क्या समझना है, तो ये कौन सी फसलों के लिए बहुत अच्छी हो गई, गन्ना, चावल, गेहूं और आपके अन्य अनाज और दलहन की खेती के लिए उपयुक्त बनती हैं। यानी इसमें क्या क्या जो हमको खाद्यान्न चाहिए भाई, शक्कर बन जाएगी, गुड़ बन जाएगा, खांड सारी बन जाएगी, ठीक है। और शराब उद्योग में भी गन्ना, और अखबार और कागज उद्योग में भी गन्ने का काम बहुत बड़ा है। चावल, राइस, गेहूं और अन्य अनाज हो जाएंगे। और दालें कौन सी, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, आपके मटर, उनको भी फायदा करेगी। तो ये वाली मिट्टियां इन फसलों के लिए तो स्वर्गिक आनंद देंगी। फास्फोरस है, चूना है, पोटाश है, तीनों ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूरा कर रही है ये मिनरल्स। तो कौन सी फसल ले सकते हैं आप इनमें, गन्ना, चावल, गेहूं, अन्य अनाज और दालें। दालें लगाना क्यों बीच में आवश्यक है, दालों का क्या रोल है खेतीबाड़ी में, कृषि कार्यों में? इस सवाल का जवाब ढूंढिए। आगे चलते हैं। काली मृदा, ब्लैक सॉइल, इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रीगर मृदाएं भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं इधर आपके लिए, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, REGUR, रीगर सॉइल भी बोलते हैं किसको, ब्लैक सॉइल। काली मृदा कपास की खेती के लिए तो उचित नंबर 1 मानी जाती है, फॉर कॉटन, लाजवाब होती है इसके लिए। और इसका तो ज्योग्राफर्स ने नाम ही रख दिया कि क्या कह लो इसको, काली कपास मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल, नाम ही दे दिया, ये सिनोनिम बन गया। ये माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे बनी है, यह माना जाता है कि जलवायु यानी आपकी क्लाइमेट और जनक शैलों जिससे ही बनी है, पेरेंट रॉक जिनसे निकल कर आई है, इन्होंने योगदान दिया है कि ये काला कलर आ गया। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, क्योंकि बेसॉल्ट से भरा है हमारा डेक्कन प्लेटू, दक्षिण का पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में डेक्कन प्लेटू है, उसके भी आप देखेंगे उत्तरी पश्चिमी भागों में तो भरी हुई है और लावा जनक शैलों से बनी है। अब आप समझ ही सकते हैं कि लावा कहाँ से निकलता है, ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी जो नीचे से निकल रहे हैं फुल है वो तो इग्नियस रॉक से, और वो तो फुल है मिनरल्स से। तो फिर तो शक्तिशाली है वो रॉक, शक्तिशाली है, तो उसमें से कप ये भी निकली है और ये घिस घिस के नदियों से निकली है। तो ये काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में तो बड़ी जान है। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो बहुत जानदार मिट्टी है। और रुई के लिए तो ये रामबाण है कहते हैं इसको। तो लावाजनक शैलों से बनी है और कहाँ मिल रही है, उत्तरी पश्चिमी भागों में। और दक्कन पठार का सपोर्ट है, तो बड़ी ही उपजाऊ मिट्टी है। ब्लैक कॉटन सॉइल ज्योग्राफर्स ने नाम दिया है। ये बातें हमने इस स्लाइड में सीखी। इस तरह से आपको ये बड़े बड़े क्रैक, चटकन इसमें नजर आएगी जब इसको थोड़ा समय के लिए छोड़ा जाता है। और जब बारिश होती है तो एकदम से कृषक इसमें काम करने को चल देते हैं। देख लीजिए मैंने ऐसा बना दिया, तो ये चटक चटक है बीच में, आप देखेंगे अपनी किताब में तो इस तरह से आपको नजर आएगा। और बड़ी चिकनी होती है, बहुत ही चिकनापन होता है इस पर, जरा पानी गिरा और आप जाएंगे फिसल भी सकते हैं, इतनी चिकनी होती है ये। ये मृदाएं महाराष्ट्र, अब ये कहाँ पाई जाती हैं, इस स्लाइड में ये बात करेंगे। ये मृदाएं हमें कहाँ मिल रही है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं।
और दक्षिण पूर्वी दिशा में किस तरफ मिलेगी? गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। तो हमें क्या याद रखना है इसमें? नंबर 1 आपको मिलेगी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी इलाके में मिलेंगी ये मिट्टी। और दक्षिण पूर्वी साइड में कहाँ मिलेगी? गोदावरी नदी के तट, कृष्णा, 7 जगह। तो क्या हम नक्शे में जब हम इसका जवाब दे रहे हैं, अगर हमसे पूछा गया कि काली मिट्टी के बारे में कुछ लिखिए, है ना, कुछ काली मिट्टी, काली मृदा का वर्णन कीजिए, तो जरा सा डायग्राम क्या अपन बना नहीं सकते? बनाना क्या? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा नंबर डाल दीजिए, कुछ पेंसिल से कलर। मैं कोशिश करके देखता हूँ आपके सामने, क्या अपन ऐसा गुजरात, ऐसा थोड़ी प्रैक्टिस करें तो नहीं बन सकता है ऐसे करके? अपने को मैं क्या चाहता हूँ कि आप ऐसे दिखा के आ जाएं कि इस तरह से ये यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी। या डॉट डॉट आप काम में ले सकते हैं, डॉट डॉट से दिखा सकते हैं, बहुत ही सरल है। कहाँ कहाँ कह रहे हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ तक दिखा दिया आपने, ठीक है। और नीचे गोदावरी कृष्णा इस वेरिएंट में दिखा दिया थोड़ा सा ऐसे करके। तो उनको ये लगेगा, एग्जामिनर को, के कैंडिडेट को, स्टूडेंट को ये चैप्टर अच्छी तरह आता है। तो आपके दिया हुआ भी है तो इसको ज़रूर आप काम में लीजिए, है ना। चलिए, काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। कैसी है? बहुत ही, इसके कण कैसे आपको महीन मिलेंगे, तो चिकनास रहेगी। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, यानी पानी गिरेगा बारिश का तो बहुत ज़्यादा ये चूस लेगी, एब्जॉर्ब करती है पानी को। इसके अलावा ये मृदाएं किसमें रिच है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। मतलब कई जगह तो हमें खेतों में ये डालना पड़ता है कृषि कार्यों के लिए, लेकिन ये अपने आप में इनकी बनावट ही इस तरह से है कि ये पहले से इसमें मौजूद है। क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटाश मिलेगा, चूना मिलेगा, और क्या चाहिए? परंतु इनमें फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। कम होती है तो कोई बात नहीं, फॉस्फोरस डाल दो, ये कम है। अरे भाई, और क्या चाहिए आपको? कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है नंबर 1, सेकंड नंबर मैग्नीशियम मिल रहा है, तीसरे नंबर पे पोटाश मिल रहा है, चूना मिल रहा है, और क्या चाहिए? 1 2 3 4 है, एक ही कम है, फॉस्फोरस, तो आप मिला दो अगर ज़रूरत है तो। आजकल तो सारा बैग में भरा हुआ आता है, कृषक हमारे उसको काम में ले सकते हैं। और आजकल तो बहुत अच्छा है, मृदा कार्ड बन रहा है, मृदा कार्ड ले जाओ, उसके अनुसार वो आपकी सॉइल को टेस्ट करके बता देंगे। तो सॉइल टेस्टिंग लैब भी है आजकल तो हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा है उससे। अब देखिए, थोड़ा क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। जब गर्मी और सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रही है उन दिनों, कौन से महीने हो सकते हैं ये जो इलाका हमने पढ़ा है? मार्च के बाद मान लेते हैं। कौन कौन से हो गए? गर्म और शुष्क मौसम, अप्रैल का महीना, मई का महीना ले लें, थोड़ा सा जून ले लेते हैं। इस साल तो मानसून थोड़ा जल्दी आ गया, तो 3 महीने की हम इमेजिन करते हैं, गर्म और शुष्क है। तो इन मिट्टियों में क्या होगा? जहाँ पर ये मिट्टियाँ गहरी दरारें पड़ जाएंगी। मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था ना, मिट्टी के बीच में वो चटक जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, जिसमें इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। तो अब क्या होगा कि ये मिट्टी ऐसे इसमें कट कट लग गए, इस तरह से खेत में कटी फटी सी इनमें दरारें आ गई हैं, है ना। ठीक है, अब ये दरारें आ गई, इसका क्या फायदा हो रहा है? इसमें अंदर तक वायु मिश्रण हो रहा है, अंदर तक वायु एंटर कर पा रही है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाएंगी और इन पर हल चलाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे पहली बारिश पड़ेगी, चिपचिप हो जाएगी, मैंने बताया था आपको क्वालिटी है इसकी, तो इस पर हल चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसकी जुताई मॉनसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। रफली जून के तीसरे हफ्ते तक मॉनसून गुजरात तक तो आ ही जाता है, महाराष्ट्र में तो और जल्दी शुरू हो जाता है।
तो लगभग ये 2-2.5 महीने ये वाले जो देख रहे हैं ये गर्म और शुष्क हैं, ये महीने गर्म और शुष्क हैं। इस समय इनमें दरारें पड़ जाएंगी तो बहुत फायदा है, वायु मिश्रित हो जाएगी अंदर तक, मिनरल्स बहुत हैं, और जैसे ही पहली बारिश पड़ी इस पे कृषि कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। तो मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूँगा मेरे आज के इंस्ट्रक्शंस आपको मैं क्या देना चाहता हूँ। भूलें नहीं, वीडियो के साथ साथ एक अच्छी सी कंपनी का 10th लेवल का एटलस, अपने आंसर में हम क्या रखेंगे, डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। डाटा अगर जैसे हम बात कर रहे हैं एक एक का वो इसमें रखेंगे। मैप की प्रैक्टिस बाज़ार से ख़रीद लीजिए, एक साथ ले लीजिए 50-60 रुपये 100 रुपये के, है ना, इंडिया के, और एक अपनी बुक जो है उससे डायग्राम की प्रैक्टिस और मैप बनाना। मैं आपको एक एक लाइन बताने में घबराऊंगा नहीं, कभी आपको मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, याद कीजिए कौन सा कहाँ पे है, भर के देखिए ना, तो हमारा आंसर बड़ा पावरफुल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक माय डियर स्टूडेंट्स, मिलियन थैंक्स, थैंक यू।